हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को जब हम फाइल करते हैं तो फाइल करते हुए या फिर फाइल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। जो है कि इनकम टैक्स का जो फॉर्म है वो कितने स्टेप्स में भरा जाता है। जैसे कि हम पोर्टल में देखते हैं 3 मेन स्टेज होती है उसकी, और उसके बाद 3 स्टेज में भी अंदर अगर जाएंगे तो बहुत सारी स्टेप्स अंदर भी होती है। लेकिन अगर एक लॉजिक अगर हम उसका समझेंगे, जब फॉर्म को हमारे सामने अगर आप डिस्प्ले करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने फॉर्म है, और इस तरह से फॉर्म को अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो बहुत ही कुछ छोटी चीज़ें हैं, छोटी बातें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और उन्हीं बातों को आज हम जानेंगे। फॉर्म में इतनी सारी स्टेज दी होती है तो उसमें से एक्चुअली हमने करना क्या होता है। तो आज स्टेप वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब तक हमारा इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड स्टेज तक नहीं जाता है तब तक हमें किन किन स्टेज से गुजरना होता है। ये रिफंड स्टेज है, और रिफंड स्टेज तक आने तक कौन कौन सी स्टेप से हमें गुजरना होता है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप सबसे पहले अगर देखेंगे, मैं पोर्टल ऑनलाइन तो नहीं खोलूंगा, लेकिन मेरे पास एक फॉर्म है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और उसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप फॉर्म को ओपन करेंगे, फाइलिंग शुरू कर देंगे, तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि आपका आधार कार्ड नंबर है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी मेल आईडी है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका पैन नंबर है, आपका एड्रेस है, जैसा कि मेरा कोलीवाड़ा मुंबई। इस तरह से आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मांगी जाती है। अगर आपने पहले से दी है तो उसे अपडेट करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका सालाना इनकम। सालाना आप कितना कमाते हैं वो देना पड़ता है। जब सालाना इनकम आप देते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन अलाउंसेस को के ऊपर टैक्स नहीं लगता उनको ऑटोमेटिकली हटा देता है, यानी कि एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस या फिर एग्जाम्प्टेड इनकम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड एरो में, ये इनकम जो है एग्जाम्प्टेड है, ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे कम कर दिया है। तीसरी जो स्टेप है, आपकी सैलरी जो बनती है उसके बाद में जो आपकी नेट सैलरी होती है, इसके ऊपर अभी भी टैक्स नहीं लगना होता है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कट होना बाकी है। इसी में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर सरकार ऑटोमेटिकली कम कर देती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाता है तो अगर आप ये देख रहे हैं, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, इसी के ऊपर आपका टैक्स लगना होता है। लेकिन इसके ऊपर टैक्स तो लगना होता है, लेकिन अभी आगे और भी कुछ चीज़ें होती है जो भरनी होती है। उसके बाद हमें पूछा जाता है कि आपने क्या होम लोन लिया है। मतलब इनकम के जो हेड होते हैं वो हेड होते हैं 5। सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। इस तरह से 5 सोर्सेस होते हैं इनकम के। तो अभी इस वक्त हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया है। 3 की शायद ज़रूरत पड़ती है इनकम टैक्स ITR 1 है उसको फाइल करने के लिए। उसके बाद जो बॉडी है, पहले क्या बताया आपकी टोटल सैलरी कितनी है सालाना, उसमें से एग्जाम्प्टेड इनकम कम हो जाएगा, उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने होम लोन लिया है, हाउस प्रॉपर्टी आप किराए पे दे रहे घर या किराए पे रह रहे हैं, या होम लोन लिया है आपने, तो वो भी आपका एक क्या है, डिडक्टेबल अमाउंट है। तो आपको होम लोन की जो टैब है, ये आप देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिखा भी रहता है कहीं, यहाँ पर अभी नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो दिखाना होता है। अगर यहाँ पर नहीं है तो आपको यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड करके इस तरह से, जैसे मैंने होम लोन दिखाया है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये हो गया है, यहाँ से भी माइनस हो जाती है सैलरी, और यहाँ से भी माइनस होने के बाद हमारा कितना पैसा बचता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम अभी और नीचे जा रहे हैं, और जब हाउस प्रॉपर्टी से भी हमारा जो इनकम है वो घट चुका है, तो उसके बाद हमारा जो ये पैसा है इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, पहले हमने सैलरी दिखाई, फिर क्या हुआ, एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस कम हो गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके बाद कम हुआ, और उसके बाद में आपने हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया, अगर आपने होम लोन लिया है तो वो कम हुआ है। अब जो पैसा बचा है उसमें से आपको डिडक्शन देना है। डिडक्शन मतलब
पहले तो सरकार ने हमें साल भर की तनख्वाह दी, उसके बाद सरकार ने हमसे वो पैसा काट लिया है, माइनस कर दिया है उस तनख्वाह में से जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था। फिर बचा है उसमें से 50,000 और सरकार ने कम कर दिया, और जो भी कुछ और बचा है उसमें अगर आपने होम लोन लिया है तो उसमें से और कम हो गया, और फिर बचा है हमारा 6,47,000। अब क्या है, अब लास्ट जो स्टेज है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब साल भर आपने जो तनख्वाह आपको मिली है उस पैसे से आपने किया है क्या। आपने क्या किया है, बच्चों की ट्यूशन की फीस भरी है, आपने अपने मदर फादर के इलाज के लिए पैसा दिया है, आपने अपने घर की रिपेयर के लिए पैसा दिया है, आपने और कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, आपने और सारे जो काम हैं, जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्चा किया है, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है कहाँ पर, डिडक्शन के ऊपर। जैसे कि हमने एटीसी और उसके जो कॉलम्स होते हैं, उनकी जो सब धाराएं होती है उनमें हमें मिलता है 2 लाख रुपए की छूट मिलती है ना। एटीसी, एटीसीसी डी, एटीसीसी डी1, इस तरह से। तो यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह होता है, बच्चों की ट्यूशन की फीस होती है, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, सॉरी, हाँ प्रिंसिपल, सॉरी, होम लोन का प्रिंसिपल होता है, और उसके बाद में बहुत और सारे वेरियस आइटम्स होते हैं इसके अंदर। तो टोटल मिला के यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 50,000 और ज़्यादा और छूट मिलती है, यानी कि टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो इन धाराओं में यहाँ से यहाँ तक की धारा में आपको 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। यानी कि 6,47,000 से 2 लाख माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है आपका, 4,47,000 के आसपास बचता है ना। तो ये होता है। और उसके बाद अगर आपने मेडिकल में खर्चा किया है, आपने मदर फादर के इलाज के लिए खर्चा किया है, जैसा कि मेरा यहाँ ATDDB में देख रहे हैं, तो ये सारा माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपका जो डिडक्शन है वो आता है इस टैब में। आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल डिडक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गया है आपका टोटल डिडक्शन। ये इस टैब में आता है आपका टोटल डिडक्शन, मतलब 2,30,000, 6,47,000 में 2,30,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका टोटल इनकम आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल इनकम इतना है। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये वो अमाउंट है। अब इसके ऊपर किसी भी हालत में टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4,16,000 रुपये अमाउंट है और 5 लाख रुपए तक छूट है, तो मुझे वैसे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन मेरे तनख्वाह कितनी ली है, 8 लाख के आसपास। पूरी साल की जो मेरी कमाई है वो 8 लाख के आसपास है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें माइनस करते करते 4,16,000 तक मैं पहुंच गया। लेकिन सरकार ने 8 लाख के ऊपर टैक्स काट लिया है। 8 लाख के ऊपर सरकार ने 5 लाख के ऊपर जैसे ही मेरा 1 रुपया इनकम चला गया तो सरकार ने अपना टैक्स काटना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने जो हमारा टैक्स काटा है वो हमें इसके कारण, क्योंकि हमारे जो नेट इनकम अब हो गया है कितना है, 4,16,000, तो अब ये 5 लाख से नीचे है, जिस कारण सर हमें छूट मिलती है किसमें, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत। जितना भी 12,500 तक अगर आपका टैक्स कटा है वो सारा के सारा आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी कि छूट मिल जाएगा। यानी कि टैक्स पेएबल कितना आ गया, हमारा 0 आ गया है। यानी कि मेरा जितना भी टैक्स कटा था, कितना टैक्स कटा था मेरा, मतलब आप अपना भी समझ लीजिएगा इसी हिसाब से। तो जितना भी मेरा 26-27 हज़ार रुपये टैक्स कटा था, तो वो सारा के सारा क्या हुआ है, अभी मुझे यहाँ पर रिफंड मिलेगा, क्योंकि मैंने शो किया है कि मेरी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। जो आपने टैक्स मेरा काटा है वो सारा के सारा रिफंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेन स्टेज होती है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपकी सालाना इनकम, उसमें से एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस कम हो जाएंगे। जो पैसा बचेगा उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और कम हो जाएगा। फिर जो पैसा बचेगा उसमें से अगर आपने होम लोन लिया है तो वो पैसा कट जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट आपने दिया है। और फिर जो नेट सैलरी बची है उसके भी अंदर से डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे। साल के अंदर आपने जो भी काम किया है, इंश्योरेंस लिए है, मेडिकल इंश्योरेंसेस लिए है, वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। और लास्ट में फिर जो पैसा बचता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर वो पैसा 5 लाख रुपए से ऊपर है, अगर 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर 5 लाख से नीचे है तो टैक्स नहीं लगेगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। एक आधी बार इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। जिन लोगों को टैक्स भरना नहीं आता है, अपना ITR भरना नहीं आता है, उन मित्रों को भी अपने शेयर ज़रूर करें। तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।